हाँ ठीक है, हमने रिकॉर्डिंग लगा दिया, हम तुमको भेज देंगे, ठीक है। तो ब्रश टूल is a custom assemble tool which is used to produce sheet metal component, either cutting operation or non-cutting operation. That means ब्रश टूल एक कस्टम असेंबल टूल होता है जो कि हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेस पे डिजाइन करते हैं, जो कि हमारा कटिंग ऑपरेशन भी करता है और नॉन कटिंग ऑपरेशन भी करता है। ब्रश टूल से रिलेटेड करके हम फोर्जिंग टूल देते हैं। फोर्जिंग टूल इज यूज फॉर मैनिपुलेट ऑफ अ कंपोनेंट और ऑफ अ मेटल। एक मेटल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट एनी कटिंग ऑपरेशन, देन वी यूज फोर्जिंग टूल। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं फोर्जिंग टूल के प्रोसेस पे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस। इसके 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं, नोट डाउन कर लेना। इसके 3 टाइप के प्रोसेस, एक होता है हमारा ड्रॉन आउट, दूसरा होता है हमारा अपसेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा हमारा होता है स्क्वीज्ड। स्क्वीज्ड इन क्लोज टाइप। इसमें क्या होता है, पहले वाले में हमारा जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो डिक्रीज होता है। जो भी हमारा लेंथ होता है ना, लेंथ इंक्रीज करेगा लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करेगा। किसमें? ड्राउन आउट टाइप में। ड्राउन आउट टाइप के प्रोसेस में हमारा लेंथ इंक्रीज करता है और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया वो डिक्रीज करता है। और उसके बाद हमारा अपसेट जो होता है, इसमें लेंथ डिक्रीज करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये थ्योरी है, इसीलिए हम कह रहे हैं ये थ्योरी है, इसको राइट डाउन कर लेना। और तीसरा जो होता है स्पीड इन क्लोज कंप्रेशन। इसमें क्या होता है, हमारा प्रोड्यूस जो होता है, जो भी हम कंपोनेंट इसमें डाल के जो भी प्रोड्यूस करते हैं शेप, वो मल्टी डायरेक्शन में फ्लो करता है मटेरियल, चाहे वो लेंथ के बेस में हो चाहे क्रॉस सेक्शन एरिया के बेस में हो, दोनों में इंक्रीज और डिक्रीज करता है। आइदर डिक्रीज आइदर इंक्रीज, आइदर बोथ आर। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमारे प्रोसेस होते हैं जो कि हम फोर्जिंग टूल के थ्रू जब हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं उसमें प्रोसेस यूज करते हैं। अब आता है हमारा कॉमन फोर्जिंग प्रोसेस। कॉमन फोर्जिंग प्रोसेस टूल, जिसमें हमारा आता है रोल फोर्जिंग टूल, उसके बाद स्वैगिंग फोर्जिंग टूल, उसके बाद हमारा आता है ओपन डाई फोर्जिंग टूल, उसके बाद हमारा आता है इम्प्रेशन फोर्जिंग टूल, उसके बाद हमारा आता है प्रेस फोर्जिंग टूल, उसके बाद हमारा आता है हॉट फोर्जिंग टूल, कोल्ड फोर्जिंग टूल, कोल्ड फोर्जिंग टूल। और उसके बाद जो होता है, हम जो होते हैं इसको क्लासिफाई करते हैं डिपेंड ऑन टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। इसमें हमारा आता है, पहला आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ड्रॉप फोर्जिंग टूल। ड्रॉप फोर्जिंग टूल जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज। अब ओपन और क्लोज को ही हम इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग भी कहते हैं। ठीक है, ड्रॉप फोर्जिंग हमारा क्या होता है, ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस जहां पे हमें रिक्वायरमेंट होती है कोई भी कंपोनेंट को हैमरिंग के थ्रू एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करने में, एज अ रिक्वायरमेंट। जैसे हम चीजल बनाते हैं, चीजल छेनी, छेनी का देख तो आगे आगे का फेस चौड़ा, ऊपर का फेस चौड़ा होता है हेड, और टेल जो होता है उसका पतला होता है। तो उसका प्रोसेस जो होता है, तो उसको हम एनविल पे रखते हैं और उसको हीट टेम्परिंग करके हथौड़े से पीटते हैं। सेम ऐसा ही प्रोसेस जब हम टूल में डिफाइन करते हैं, तो टूल में भी ऐसा ही प्रोसेस करते हैं। हम जिस एरिया में हमको जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से हम उसको डिजाइन देते हैं।
ये हमारा ड्रॉप फोर्जिंग टूल है। अब इसी ड्रॉप फोर्जिंग टूल को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक ओपन डाई और एक क्लोज डाई। क्लोज डाई जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओपन डाई हम तब यूज करते हैं जैसे जहां पे हम जैसे शाफ्ट बनाते हैं, शाफ्ट जो बनता है हमारा वो ओपन डाई में होता है, जैसे टरबाइन का शाफ्ट, ये सब जो बनते हैं ये हमारे ओपन डाई फोर्जिंग टूल में बनते हैं। क्लोज डाई फोर्जिंग टूल में हमारे ऐसे पार्ट्स बनते हैं जैसे लाइक गियर। जो गियर होता है, गियर को जब हम फोर्जिंग करते हैं तो क्लोज फोर्जिंग टूल में डिजाइन करते हैं। उसके बाद आ जाओ ओपन डाई फोर्जिंग टूल। ओपन डाई फोर्जिंग टूल का अगर थ्योरी पे जाओगे, ओपन डाई फोर्जिंग टूल इज ऑल्सो नोन एज स्मिथ फोर्जिंग टूल। जो सुने होंगे कभी कि स्मिथ फोर्जिंग टूल, या मशीनों पे भी लिखा रहता है स्मिथ फोर्जिंग टूल, वो स्मिथ फोर्जिंग टूल ही जो है वो ओपन डाई फोर्जिंग टूल होता है। उसमें क्या होता है, डाई देखोगे उसमें तो डाई में कैविटी नहीं होती है, डाई उसका फ्लैट होता है, सीधा होता है, ठीक है। बॉटम डाई टॉप डाई दोनों सीधा रहता है, उसमें कैविटी नहीं बनी होती है। लेकिन वही क्लोज डाई फोर्जिंग में देखोगे तो उसमें कैविटी बना होता है, जहाँ पे हम कंपोनेंट जो बार होता है, जो बार हम कटिंग करते हैं, कटिंग करके जो हम पीस डालते हैं, वो डाई में जो डालते हैं वो कैविटी होती है हमारी। जो रिक्वायरमेंट शेप होता है, जो शेप हमको रिक्वायरमेंट होता है उस बेस पे हम कैविटी क्रिएट करते हैं। वही कैविटी में हम बार डालते हैं और उसके बाद उसको प्रेस करके एज अ रिक्वायरमेंट हम कंपोनेंट गेन करते हैं। उसके बाद हमारा आता है एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, अब ओपन डाई का एडवांटेज ये होता है रिड्यूस चांस ऑफ वाइड्स, मतलब ये बेटर फटीग रेजिस्टेंस देता है। इसका मतलब कि जो ओपन डाई फोर्जिंग टूल होता है इसमें हमारा चांसेस कम रहता है, जैसे फटीग होने का, क्रैक होने का, इन सब का चांसेस कम रहता है। और इसमें जो ग्रेन होता है हमारा, जैसे मटेरियल में ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं वो कॉन्टिन्यूस फ्लो करते हैं, उनको कोई उनके ऊपर कोई हर्डल नहीं होता है कि उसको रोके उधर से, क्योंकि वो ओपन डाई होता है, चारों तरफ से खुले होते हैं, उनमें कैविटी नहीं होती है, तो चारों एरिया में फ्लो करते हैं उनके ग्रेन। ये इसका बेनिफिट होता है। और इसमें जो ओपन डाई में होता है हमारा ग्रेट स्ट्रेंथ मिलता है। ग्रेट स्ट्रेंथ क्यों मिलता है, क्योंकि हमारा जो भी मटेरियल का ग्रेन है वो चारों डायरेक्शन में फ्लो होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं होता है, बराबर से फ्लो करता है। लेकिन वही क्लोज डाई में जाओगे तो एक जगह कम थिकनेस होगी, एक जगह ज्यादा थिकनेस होगी, ऐसे रिक्वायरमेंट के बेस पे हम करते हैं। जब देखोगे गियर गियर कहीं पे हमको पतला चाहिए, कहीं पे मोटा चाहिए, एक गियर की बात नहीं कर रहे हम, बहुत तरह के गियर आते हैं, तो एज अ रिक्वायरमेंट हम शेप डिपेंड डिपेंड करते हैं उस पे। तो लेकिन शाफ्ट देखोगे, शाफ्ट हमेशा रोलिंग टाइप का होता है, उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो अराउंड द सर्किल सेम रहेगा। लेकिन वही गियर का देखोगे तो गियर का कहीं पे हमको कम थिकनेस चाहिए, कहीं पे ज्यादा थिकनेस चाहिए, ठीक है। लेकिन शाफ्ट में हमारी थिकनेस जो होती है अराउंड द सर्किल सेम रहती है। ये डिफरेंस रहता है कि हम जब ओपन डाई का यूज करते हैं तो उसमें हमारी जो ग्रेन फ्लो होती है, मटेरियल की ग्रेन स्ट्रक्चर, वो चारों तरफ सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है। लेकिन क्लोज डाई में हमारा एज अ रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट फ्लो होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं क्लोज डाई। इसको लिख लिख लेना कहीं पे। इसमें दो टाइप के इसमें जो, हाँ, ओपन डाई होती है, ओपन डाई में दो टाइप के हमारे प्रोसेस होते हैं, एक एजिंग होती है, एक फुलरिंग होती है। एजिंग और फुलरिंग में क्या डिफरेंस है, एजिंग होती है हमारा कनकेव और फुलरिंग होती है हमारा कन्वेक्स। कनकेव कन्वेक्स जानते हो? कनकेव बताओ, कनकेव क्या होता है? में क्या होता है कि वो मतलब हमारा जो हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ तो अंदर की तरफ वो झुका रहता है, अंदर की तरफ रहती है वो।
हाँ, जो अंदर की तरफ होता है उसको क्या कहते हैं? कॉनकेव कहते हैं। और जो उभरा रहता है उसको? कॉन्वेक्स। हाँ ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं। ये हम कब यूज करते हैं ओपन डाई में? जब हमको पर्टिकुलर किसी एरिया में, नॉट अराउंड द होल एरिया, पर्टिकुलर अराउंड द एरिया, जब हमको कोई एक पियर्सिंग पियर्सिंग क्रिएट करना होता है किसी कंपोनेंट में, तो हम ओपन डाई का यूज करते हैं। एक हम मटेरियल रखे, मटेरियल के बीच में हमको कैविटी क्रिएट करनी है, पियर्सिंग पियर्सिंग क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम ओपन डाई क्रिएट किए और उस दोनों साइड से पियर्स किए, बीच की थिकनेस हमारी पतली हो गई और बाकी चारों तरफ की थिकनेस हमारी मोटी है, तो वो बीच की थिकनेस जो होती है उसके लिए हम ओपन डाई क्रिएट करते हैं। ये हमारा हो गया एजिंग एजिंग प्रोसेस वाले ओपन डाई के एजिंग प्रोसेस। और वही अगर हमको कोई ऐसा शेप चाहिए जिसका फ्लो जो हो, जिसके मटेरियल का फ्लो जो डायरेक्शन हो आउटसाइड हो, तो उसके लिए हम कन्वेक्स वाला यूज करते हैं। ठीक है, उसके जो डाई का शेप होता है थोड़ा उभरा हुआ होता है, वो भी ओपन डाई रहता है, लेकिन उसका प्रोसेस दूसरा रहता है, क्योंकि हमारी डाई डिजाइन जो होती है वो दूसरी होती है, एक कन्वेक्स शेप, कनकेव शेप में, एक कन्वेक्स शेप में। तो ये डिपेंड करता है हमको एज अ रिक्वायरमेंट के बेस पे। ये दो अलग अलग प्रोसेस है। तो, तो, तो पहले जो हम तुमको बताए, ड्रॉप क्या बताए थे हम तुमको? ड्रॉप फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग समझे क्या होता है? ड्रॉप फोर्जिंग क्या होता है? ड्रॉप फोर्जिंग में क्या हैमरिंग के थ्रू हम जो है ड्रॉप फोर्जिंग ना, ड्रॉप फोर्जिंग। हेलो। क्या बोले? ड्रॉप फोर्जिंग में हम हैमरिंग के थ्रू जो है पीस को बनाते हैं, हैमरिंग के थ्रू प्रेस मशीन से बनाते हैं ड्रॉप नहीं, फोर्जिंग। हमने तुमसे पूछा ड्रॉप फोर्जिंग, इसीलिए हमने बोला नहीं। तुम हमको बताओ, हम जल्दी जल्दी अगर बोल रहे हो तो हम धीरे धीरे समझाएंगे। ड्रॉप फोर्जिंग जो होता है, ड्रॉप नहीं फोर्जिंग मैं। इज ऑल्सो कॉल्ड स्मिथ फोर्जिंग। अभी हमने तुमको बताया था, है ना? ड्रॉप हाँ फोर्जिंग, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही। ड्रॉप फोर्जिंग जो होता है, ड्रॉप फोर्जिंग में हम क्या करते हैं, एक हैमर टाइप से यूज करते हैं और हैमर टाइप के थ्रू हम प्रेस करते हैं, है ना? ड्रॉप मतलब क्या होता है? ड्रॉप वही मतलब एक्चुअली मैं बता छोड़ना। रहा हूँ। एक्चुअली मैं वही बोल रहा हूँ कि हैमरिंग के थ्रू हम पीस को बनाते हैं, हाँ हाँ हाँ, हैमर की ठीक है तरह ठीक है। यूज करते हैं नहीं, ड्रॉप एक्चुअली फोर्जिंग। आवाज तुम्हारी बहुत स्लो आ रही थी, इसलिए सुनाई नहीं दी है। तो उसमें हम क्या ठीक है, करते हैं, चलिए मटेरियल को हम डिफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ शेप। इसमें हम जो प्रोसेस करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ शेप, डिफॉर्मेशन जो होता है मटेरियल का, डिफॉर्म जो करता है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ शेप, तो ये होता है हमारा ड्रॉप फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग कितने टाइप के होते हैं? ड्रॉप फोर्जिंग हैं? जस्ट याद नहीं है अभी, क्या? जस्ट याद नहीं है मुझे ड्रॉप फोर्जिंग कितने टाइप कितने टाइप के। के? एक्चुअली मुझे याद नहीं है अभी इसका। सुनो, ड्रॉप फोर्जिंग। एक्चुअली याद नहीं है मुझे अभी। मैं इसका नोट्स बनाऊंगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बोल दो कि सर थोड़ी धीरे धीरे बताइए, तो हम धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है। ड्रॉप फोर्जिंग जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, बेसिकली दो टाइप के। मेन उसका दो ही पार्ट होता है, एक ओपन और एक क्लोज। डायरेक्ट बोल सकते हो ओपन और क्लोज। कौन कौन से दो? ओपन एंड क्लोज, ओपन टाइप फोल्डिंग एंड हाँ क्लोज टाइप फोल्डिंग। हाँ। ओपन का क्या मतलब है? ओपन का मतलब है हमारे डाई में कोई कैविटी नहीं होगी, टॉप डाई बॉटम डाई में कोई कैविटी नहीं कैविटी होगी। नहीं होती है। ठीक है। क्लोज का क्या मतलब है?
हमारे टॉप और बॉटम दोनों में कैविटी क्रिएट होगी। कैविटी होती है। हाँ, क्लोज का मतलब होता है हमारे टॉप और बॉटम में दोनों में कैविटी होती है। जैसे हम तुमको अभी नेट पे दिखाते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है? एक स्क्रीन शेयर करते हैं हम तुमको, नेट पे दिखाते हैं सर्च करके, रुको। अ, and Frozen देख रहे हो? देखना। नहीं, अभी नहीं शेयर हुआ स्क्रीन। हाँ, दिख रहा है? नहीं। दिख रहा है स्क्रीन मेरा? हाँ हाँ, तो ये जो हाँ, ये आ है, गया स्क्रीन, आ गया। हाँ आ गया ना? तो इसमें देखो, हम्म ये जो ये दिख रहा है, हम्म ये हमारा ओपन है, ठीक है? हम्म, दिख रहा है ना? ओपन। ओपन में हमारा कैविटी जो है वो सीधा है, हाँ और क्लोज में हमारा देखो अंदर नीचे ऊपर बॉटम और टॉप दोनों में कैविटी बना हुआ है ना? एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है? अब हमको ये देखना है कि हमको एक स्टेप में पूरा करना है कि मल्टी स्टेप में पूरा करना है उस जॉब को क्रिएट करने के लिए। देखो ये 3 स्टेप में पूरा कर रहा है, ये 3 स्टेप में वो हाँ, बस ये हाँ, क्या बोले? बस ये सब क्वेश्चन आते थे मेरे माइंड में कि आखिर 3 स्टेप में क्यों करते हैं, फॉर्चून 2 हाँ, स्टेप 3 स्टेप में क्यों अब करते हैं। ये चीज हम तुमको बताएंगे। एक मिनट, तुमने क्या पूछा? एक स्टेप में क्यों नहीं कर सकते हैं, 3 स्टेप में क्यों कर रहे हैं, ऐसा हाँ हाँ हाँ, बस ऐसे ही क्वेश्चन है? हाँ, बस यही क्वेश्चन है मेरा। देखो 3 स्टेप और एक स्टेप में रिक्वायरमेंट क्या रहता है, एक स्टेप में भी हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप में हम उस चीज में पूरा करते हैं जैसे हमको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है? उसको 3 स्टेप में करते हैं। लेकिन जैसे अगर हम एक स्टेप में करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो डाई होता है वो एक्यूरेट बना होना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, तभी हमारा कंपोनेंट जो होगा एक बार में 1 प्रेस में 1 डाई में हमारा अच्छा कंपोनेंट देगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। लेकिन वही जो 3 स्टेप में हम प्रोसेस करते हैं, ये हमारा जो होता है हमारे आने वाले डिफेक्ट को कम करता है। मतलब जैसे अगर हम एक स्टेप में जा रहे हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप लिए, तो हम ये जान पाते हैं कि हमारा दूसरे स्टेप में आने वाला कौन सा डिफेक्ट हो सकता है, कि मटेरियल हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसलिए हम 3 स्टेप प्रोसेस कर सकते हैं, वरना एक स्टेप भी प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन वो हाई एक्यूरेसी डिमांड करता है और ज्यादा पावर वाला मशीन डिमांड करता है, और उसकी मेंटेनेंस भी हाई होती है, ठीक है? और उसी के कंपेरेटिव ये जो नंबर ऑफ स्टेप यूज करते हैं उसमें मेंटेनेंस लो रहती है, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा डिमांडेड नहीं रहती है। इसलिए हम यूज ये 3 करते हैं, मतलब मल्टी स्टेज वाला करते हैं। ए, ए, तो समझे ओपन डाई और क्लोज डाई? इसीलिए मैंने ये तुमको दिखाया है, शेयर किया है। ड्रॉप डाई भी देख लो। देखो ड्रॉप डाई, देखो जो हम तुमको बोले ड्रॉप डाई, ये हमारा साफ्ट है, ठीक है? ये दिख रहा है? हाँ, ये हमारा शाफ्ट है।
सैफ्ट में भी ड्रॉप डाई यूज करते हैं, और ये देखो हमारा ये दूसरे टाइप का फोर्जिंग है, ये क्लोज डाई है, ये ओपन डाई है, ये क्लोज डाई है। लेकिन इसमें ड्रॉप डाई जो है हमने सैफ्ट के लिए ओपन डाई यूज किया है, लेकिन वही दूसरे जो क्लोजिंग शेप चाहिए, जो राउंडेड शेप ना हो, उसके लिए हम क्लोज डाई यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट है एरिया कवर करने की, कि हमको इतना एरिया कवर करना है, हमको राउंडेड नहीं चाहिए, हमको उसका इरेटिक शेप चाहिए, इरेगुलर शेप चाहिए। और ये हमारा रेगुलर शेप है, कि हमारा ये राउंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पूरा राउंडेड है इतने लेंथ में, तो ये रेगुलर शेप है। और ये जो है हमारा इरेगुलर शेप है। देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ऐसे चेंज हो रहा है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसलिए हम क्लोज डाई यूज किए हैं। ठीक है। अब बताओ व्हाट इज ओपन डाई? ओपन टाइप फोल्डिंग में क्या होता है, कोई इम्प्रेशन नहीं होता, कोई कैविटी नहीं होती है उसमें, हाँ, और वो फ्लैट होता है। क्या? और ये एक रेगुलर शेप के ये एक रेगुलर शेप के हमारे जो है प्रोडक्ट को निकाल के दे सकते हैं। हाँ, देखो ऐसे कहेंगे, देखो कैसे कहेंगे, इट इज यूज फॉर क्रिएट हम्म, रेगुलर शेप कंपोनेंट। ठीक है। और वही क्लोज डाई, इट इज यूज फॉर क्रिएट इरेगुलर शेप कंपोनेंट। ठीक है, ऐसे कहेंगे। और क्लोज हम्म। डाई का दूसरा क्या था? ओपन डाई का बताए, क्लोज डाई में क्या है? व्हाट इज क्लोज डाई? क्लोज डाई में क्या होता है, इम्प्रेशन होता है। इनक्लोज डाई इम्प्रेशन यूज्ड, foreign cavity can be used in इन closed die. सुनो, इन क्लोज डाई created impression in both die, top and bottom both are created impression which is based on component shape and size. ठीक है। क्लोज डाई में हमारा टॉप और बॉटम डाई जो होता है उसमें इंप्रेशन क्रिएट होता है, जो कि हमारे कंपोनेंट के शेप साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कहेंगे। अब तुमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर समझ में आया? वाई वी यूज मल्टी स्टेज pressing die instead of one step? मतलब मल्टी स्टेज वाला डाई हम क्यों यूज करते हैं एक स्टेज के अगेंस्ट? इसका आंसर बताओ। नहीं समझ में आया तो हम बताएंगे, जो इसीलिए हम रीजन पूछ रहे है हैं वो तुमसे। ये है कि एक तो उसके लिए हमें ज्यादा पावर की मशीन की जरूरत होगी। पहली बात तो ये हाई मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, हाँ, बट एक्यूरेसी हमें उसमें सही मिल सकती है। तो फिर जो उसमें नहीं प्रॉब्लम है हमने ये पूछा कि उसमें वाई वी हमें नॉट यूज, बड़ी मशीन की जरूरत वाई वी नॉट यूज, है। वाई वी नॉट यूज, हम क्यों नहीं यूज करते हैं वन स्टेप डाई को? क्योंकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है हाँ, और और हमें ज्यादा पावर की मशीन की जरूरत होती है। हाँ, और इसकी एक्यूरेसी भी हाई होती है, एक्यूरेसी इसकी हाई डाई होती है, की हाई होनी चाहिए। हाई होती जो टॉप और बॉटम डाई होती है उसकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, है। अगर हाई नहीं होगी तो कंपोनेंट खराब निकलेगा। ठीक है, इसलिए हम वन स्टेप डाई को ना यूज करके मल्टी स्टेज वाले डाई को यूज करते हैं। स्टेज बाय स्टेज उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करते जाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। दैट दैट्स व्हाई वी यूज मल्टी स्टेज क्लोजिंग डाई या मल्टी स्टेज डाई। ठीक है, समझे इसका कारण?
ओके, अभी हमने तुमको पढ़ाया था एक और चीज, रुको, उसमें तुमको दिखाते हैं क्या हमने पढ़ाया था। एक मिनट, नेट पे RAW डाउन OUT डाउन आउट प्रोसेस यूजिंग। हेलो, देखो हमने अभी तुमको बताया था ड्रॉन आउट टाइप, है ना। हमने तुमको ड्रॉन आउट टाइप बताया था जिसमें लेंथ जो होता है इंक्रीज होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता है। अब वो हम तुमको, डिक्रीज होता है। हाँ, अभी हम तुमको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसमें देखना क्या हो रहा है। हमने नेट पे निकाला है तो उसमें तुम देखना। स्क्रीन शेयर कहाँ गए? हटो बेटा, जाओ, ये देखो, दिख रहा है? स्क्रीन आ रहा है, शो हो रहा है? हाँ, हाँ, ठीक है। अब ठीक है। देखो, अब हम और तुमको यही हम्म, कोई भी दिखा देते हैं। ये देखो, जैसे इसमें तुमको दिख रहा है, ये हमारा ये लेंथ है, हम्म, लेंथ है ना, हम्म, एरो जो दे रहा है, हम्म, लेंथ हमारा इंक्रीज हो रहा है, ऐसे लेंथ हमारा इंक्रीज हो रहा है, हम्म, ठीक है। वही हमारा ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, देख लो, टेपर में डिक्रीज हो रहा है। एज पर रिक्वायरमेंट हमको टेपर चाहिए तो हम टेपर में उसको डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे शाफ्ट में हमारा होता है। शाफ्ट देखो, शाफ्ट में रहता है टेपर, है ना, जैसे गियर बॉक्स वेयर बॉक्स में जो हम डालते हैं। या शाफ्ट नहीं देखे हो तो तुम्हारे कंपनी में होगा मैंड्रेल, जो गेज एक तरह का गेज मेंटेन, होता यस। है ना, वो हाँ, टेपर का होता है। हाँ, टेपर का होता है वो लेंथ में लंबा होता है, लेकिन एरिया में, क्रॉस सेक्शन एरिया में पतला होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसका एरिया छोटा होता जाता है, कम होता जाता है। उस पे हम्म, रेंज भी लिखा रहता है, यहाँ पे इतना mm, यहाँ पे इतना यहाँ पे इतना लिखा रहता है ना, हम्म, पैंड्रल पे। वही चीज है ये, लेंथ इंक्रीज करता है लेकिन क्रॉस हम्म, सेक्शन एरिया डिक्रीज करता है, स्टेप बाय स्टेप, जहां पे हमको एज पर रिक्वायरमेंट होगा उसको हम कहते हैं ड्रॉन, ये ड्रॉन आउट प्रोसेस इन फोर्ज, ड्रॉन आउट प्रोसेस, ठीक है। और हाँ, दूसरा हमने क्या बताया था, अपसेट, अपसेट प्रोसेस। हाँ। अब हमको ये बताओ, ड्रॉन फिटिंग, है, क्वेश्चन ये है कि ये पीस वाली हमारी डाई है, ओपन डाई, अपर डाई है, लोअर डाई है। और हाँ, जो ड्रोन का एरो है, इसमें हम कोई फोर्स लगाते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, तुम, अच्छा ठीक है, तुमने वो देखा है मिलिंग मशीन? हाँ, कौन सी मिलिंग मशीन? मिलिंग मशीन देखे हो ना? हाँ, देखा हूँ। उसमें क्या रहता है, दो व्हील रहते हैं, दो व्हील रहते हैं, हम्म, है ना। दो व्हील के बीच में कोई भी पार्ट हम डालते हैं और उसकी वो करते हैं ग्राइंडिंग, हम्म। देखे हो? खैर, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है एक्चुअली। अच्छा ठीक है, बट ग्राइंडिंग मशीन तो देखे हो ना? हाँ, मैनुअल ग्राइंडिंग देखा ग्राइंडिंग, हूँ। मैनुअल ग्राइंडिंग, हाँ, देखा हूँ ग्राइंडिंग। मैनुअल ग्राइंडिंग देखे हो तो जहाँ पे हम ग्राइंडिंग करते हैं, अगर दो पार्ट है तो दो दो व्हील आता है और दो व्हील के बीच में हम कोई चीज रखते हैं, है ना, हम्म, जैसे साफ्ट वाफ्ट चीज को रखते हैं हम्म, और ग्राइंड करता है, ठीक है। हम्म, वही चीज है ये ड्रॉन आउट टाइप। ड्रॉन आउट टाइप हम्म, क्या होता है, लेकिन ये
मटेरियल रिमूव नहीं करता है, ये एरिया को कम करता है और लेंथ बढ़ाता है। एक चीज घटाएंगे तो दूसरा चीज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, जैसे मेलेबिलिटी। हाँ मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी जानते हो हाँ, मेलेबिलिटी से क्या जिसकी वजह होता से है? वो शीट में किसी मटेरियल को अगर हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी अगर है उसमें तो। हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर हम पीटते हैं तो उसकी थिकनेस जो होती है वो कम होती जाती है, लेकिन उसका हम्म एरिया बढ़ता जाता हम्म है ना, लेंथ बढ़ता जाता है हाँ ना चारों तरफ से। हम्म वही चीज है, हम्म इसमें हम इसका एरिया कम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कम कर रहे हैं तो ये इंक्रीज होगा। हाँ सर, इसका वर्किंग कैसे होगा? तो डाई एक बार थोड़ा सा ऊपर उठेगी, ये पीस आगे जाएगा और फिर ये डाई नीचे आएगी, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है क्या इसका? क्या क्या? इसमें मान लीजिए ये पीस हमारा अ, जिस तरफ एरो है उस तरफ जा रहा है, और ये डाई फिर ऊपर नीचे हुआ करती है क्या, मूव क्या करती है? नहीं सुने नहीं, क्या बोले? ऊपर नीचे जा रही है? कह रहा हूँ कि इसमें क्या डाई जो होती है हमारी ऊपर नीचे नहीं नहीं, ऊपर आती नीचे, आती रहती है? ऊपर नीचे जाती है, एडजस्ट जैसे हम ग्राइंडिंग में एडजस्ट करते हैं ना, हम्म वैसे ही इसको भी एडजस्ट करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, और ये धीरे ऊपर नीचे जाती है, सही बोल रहे हो, लेकिन वो एज पर रिक्वायरमेंट जितने थिकनेस तक हमको चाहिए उसको वो करना, मतलब प्रेस करना, हम्म उस क्रॉस सेक्शन एरिया को वहां तक जाता है, उसके बाद वापस आ जाता है, एज हम्म एज एज लाइक एज ग्राइंडर की तरह, ग्राइंडिंग हम्म मशीन जैसे करता है। एक व्हील आता है हम्म और फिर जहां तक ग्राइंडिंग करता है उसके बाद वापस चला जाता है, वैसे ही ये भी आएगा। और इसमें ये व्हील जो होता है वो नहीं घूमता है, कंपोनेंट जो होता है वो घूमता है, वो घूमता है और ये प्रेस करता जाता है, प्रेस करता जाता है और वो लेंथ बढ़ता जाता है। हम्म। मतलब उस पे मेरा कंपोनेंट घूमेगा, हाँ, जैसे लेकिन लेथ मशीन देखो, हाँ लेथ मशीन का टूल जो रहता है वो स्टेबल रहता है एक ही जगह, लेकिन कंपोनेंट घूमता जाता है ऐसे ऐसे। सेम ओके ओके, इसको क्लैंप करने की भी जरूरत पड़ती होगी कहीं, है। कहीं पर इसको क्लैंप करके कहीं पर घुमाते होंगे हाँ, इसको। ओके। ये डिपेंड करता है हमको कितने मेरे समझ हमको में क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो हमको कितना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। साफ इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है साफ। साफ का देख तो एक जगह जो एरिया होता है पतला होता है, एक जगह मोटा होता है, एक जगह मोटा होता है, फिर एक जगह पतला होता है, फिर एक जगह मोटा होता है ना? वो इसी पे डिपेंड करता है, हम्म इसी से हम कम पतला करते हैं, हम्म ठीक है। वरना उसको तो हम पहले हम्म पूरा फोर्जिंग करते हैं, पूरा फोर्जिंग करने के बाद जो ये फोर्जिंग करते हैं वो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को कम ज्यादा करने के लिए करते हैं, ठीक है। हम्म अब ये देखो हमारा एपसेट है, एपसेट अभी जो हमने तुमको बताया था, 3 स्टेप मल्टी स्टेज वाला, मल्टी स्टेज डाई जो बताया था, उसी को हम्म नथिंग बट कॉल्ड एज हम्म अब स्टेप डाई। अब स्टेप डाई में क्या होता है, एक डाई जो होता है वो अलग शेप का होता है हम्म लेंथ डिक्रीज करने के लिए, दूसरा डाई होता है वो दूसरा क्रॉस सेक्शन या एरिया या लेंथ डिक्रीज करने के लिए, उसके बाद फाइनल जो हमको कंपोनेंट मिलता है वो फाइनल डाई के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं अपसेटिंग डाई प्रोसेस। हम्म मल्टी स्टेज में जो पूरा करते हैं उसी को हम अपसेटिंग डाई प्रोसेस भी कहते हैं। हम्म। अपसेटिंग समझे? हाँ समझ रहा हूँ। अपसेट प्रोसेस क्या हुआ, अपसेटिंग प्रोसेस क्या हुआ? व्हाट इज अपसेटिंग प्रोसेस?
अपसेटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी जो है जो ओपन डाइज होती हैं और उससे हम उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को पहले इंक्रीज करते हैं, उसकी लेंथ को डिक्रीज करते हैं, फिर फाइनली नेक्स्ट ऑपरेशन पे ले जाते हैं जहां हमें शेप की जरूरत होती है। विद स्टेज बाय स्टेज। विथ स्टेज बाय स्टेज। हाँ, स्टेज बाय स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज में कुछ डिक्रीज करते हैं, सेकंड स्टेज में कुछ डिक्रीज करते हैं, उसके बाद फाइनल स्टेज में जो होता है या सेकंड फाइनल में, चाहे 3 स्टेज हो, चाहे 4 स्टेज हो, चाहे 5, जितने भी स्टेज हो, स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टेज आता रहेगा उसमें हम डिक्रीज इंक्रीज जो भी करना होता है वो स्टेज करते हैं। उसके बाद फाइनल में जो हमारा फाइनल कंपोनेंट निकल के आता है, इसी को कहते हैं हम अपसेट डाई प्रोसेस, या फिर इसी को हम कहते हैं मल्टी स्टेज डाई प्रोसेस। ठीक है, और इसको अगर बोलोगे, व्हेन वी यूज मल्टी स्टेज प्रोसेस इन फोर्जिंग, दैट कॉल अपसेटिंग डाई प्रोसेस। जब हम मल्टी स्टेज प्रोसेस यूज करते हैं तो उसको अपसेटिंग डाई प्रोसेस कहते हैं। ये ओपन में भी हो सकता है, क्लोज में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, ये एक प्रोसेस है, ये एक मल्टी स्टेज का प्रोसेस है। तो अब हम तुमको, जो हमने तुमको तीसरा बताया था, स्क्विज इन क्लोज कंप्रेशन डाई, है ना, तीसरा प्रोसेस जो बताए थे, जिसमें हम कंप्रेस करते हैं कंपोनेंट को, किसी भी कंपोनेंट को कंप्रेस करते हैं, वो मल्टी डायरेक्शन में उसका मटेरियल फ्लो होता है। जो तीसरा प्रोसेस बताए थे, एक ड्रॉन आउट, एक अपसेट, और तीसरा कंप्रेस क्लोज। ठीक है, ये तीसरा प्रोसेस हम तुमको इसका डायग्राम दिखाते हैं नेट पे। ठीक है, ये देखो, इसमें क्या है हमारा, ये हम कोई कंपोनेंट रखे हैं। ठीक है, ये हम एक कंपोनेंट रखे हैं, तो ये हमारा टॉप डाई है, ये बॉटम डाई है। ये टॉप डाई है, ये बॉटम डाई है। ठीक है, और ये मेरा जो है ये कंपोनेंट है, ये बार है, ये हमने डाई के अंदर रखा, उसके बाद डाई ऊपर से प्रेस किए। अब इसका चारों तरफ से एरिया ओपन है, ये मल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, मतलब चारों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। केवल टॉप और बॉटम में ये क्लोज है डाई के थ्रू। ठीक है, और बाकी इसका सभी डायरेक्शन ओपन है, इसलिए ये मल्टी डायरेक्शन फ्लो कहलाता है। इसी को हम कहते हैं स्क्वीज इन क्लोज कंप्रेशन डाई प्रोसेस। ठीक है, ये ये हमारा डाई है, ये डाई है बॉटम, जहां पे हमने एक बार रखा, और ये हमारा टॉप डाई है या अपर डाई जो लिखा हुआ है। टॉप डाई जो आएगा हमारा नीचे आएगा, और ये ऊपर से, और बॉटम और टॉप से दोनों तरफ से क्लोज है, बाकी हमारा चारों तरफ से डाई ओपन है।
जिधर हमारा मटेरियल फ्लो होगा। तो ये चारों डायरेक्शन में हमारा मटेरियल फ्लो होगा, इसलिए इसको मल्टी डायरेक्शन फ्लो प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि ये एक डायरेक्शन या दो डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा, चारों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। बस इसको हम टॉप और बॉटम डाई से कंप्रेस करते हैं और इसका शेप एंड साइज रिक्वायर करते हैं। बस इसमें एक प्रोसेस क्या है, इसमें एक फ्लैश जनरेट होता है, वो हम बाद में बताएंगे जब इसका प्रोसेस आएगा। फ्लैश समझे। तो हमने जो अभी तुमको कंप्रेस डाई प्रोसेस बताया, वो उसका मतलब क्या है, वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेस डाई प्रोसेस, अभी जो बताए। कंप्रेस डाई प्रोसेस में क्या होता है, मटेरियल हमारा कई डायरेक्शन में फ्लो होता है और उसमें फ्लैश भी निकलते हैं। हाँ हाँ बोलो। इस इसमें केवल एक रिक्वायरमेंट होता है, जो हम फ्लैश जनरेट करने के लिए ओपन करते हैं। फ्लैश क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये मल्टी डायरेक्शन में मटेरियल फ्लो होता है, ठीक है। कंप्रेस्ड डाई फोर्जिंग is used for when we create a component where we require multi-direction flow of material या flow of grains of materials. Then we use compressed die forging process. ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही है, ये हम वीडियो तुमको सेंड कर देंगे।